बीएनपी की तरफ से कि ये रीजंस मोहम्मद यूनुस के इंटेंशन पर सवाल खड़े करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अप्रैल का टाइम जानबूझ के चुना गया है क्योंकि उस दौरान मौसम बहुत खराब रहता है, उस दौरान वहां पर बाढ़ बारिश की आशंका रहती है, रमजान के तुरंत बाद का होता है और परीक्षाएं भी होती हैं। मतलब जब आप चुनाव कराते हैं तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और फिर एक ऐसा वक्त तय करते हैं कि भाई हाँ, जिस वक्त किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और इजीली चुनाव हो सके। लेकिन आपने क्या जानबूझकर ऐसा टाइम चुना है जिसमें जिस दौरान ये सारी दिक्कतें एक साथ वहां पर आ रही हैं और इसलिए फिर मोहम्मद यूनुस बाद में कह देंगे भाई ये सब कुछ है, चलिए चुनाव फिर आगे बढ़ा दें? तो ये इंटेंशन पर सवाल खड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए रोहित जी, मोहम्मद यूनुस के जो इंटेंशंस हैं उसके ऊपर सवाल निस्संदेह खड़े होंगे, क्योंकि वो जिस तरीके का रवैया अभी तक अख्तियार करते रहे हैं, अनेक तरीके के बहानों के आधार पर इलेक्शंस को टालने की जो वो कोशिशें करते रहे हैं। कभी इलेक्शंस रिफॉर्म्स की बातें करते हैं और वो कहते हैं पूरा जब तक रिफॉर्म्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, और जब इतना ज्यादा दबाव जब आया तो अभी उन्होंने इस तरीके की अब अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब तक ये स्पष्ट रूप से एक सारा इलेक्शंस का जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के संदर्भ में एक आश्वस्ति नहीं देते, और जब तक कि एक क्लियर तरीके से सारी बातें नहीं रखी जाती तब तक उनकी इंटेंशंस पर सवाल खड़े होंगे। और जो टाइमिंग इत्यादि है वो जैसा कि आपने कहा अप्रैल का जो महीना है, तो ऐसे में वो कोई भी बहाना लेकर के फिर से उसे फर्दर टाल सकते हैं। उनकी जो सत्ता लोलुपता है ये स्पष्ट रूप से दिखती है कि वो सत्ता पे अधिक से अधिक समय तक बने रहना चाहते हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और कोई निर्वाचित नेता नहीं है, और वो कुछ समय के लिए वहां बैठाया गया था, अंतरिम अरेंजमेंट के तहत उन्हें बिठाया गया था, लेकिन उस पर वो लंबे समय तक काबिज रहना चाहते हैं। और ये बात और यही नहीं, यहाँ हमने ये भी देखा है कि वो अंतरिम सरकार के मुखिया होते हुए बड़े बड़े जो विदेश नीति संबंधी जो निर्णय है, चाइना के साथ संबंध, पाकिस्तान जैसे आतंकपरस्त राष्ट्र के साथ संबंधों को बढ़ाने की जो कवायदें की, अन्य तरीके के जो बड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसका वो उस इनिशिएटिव को लेने का अधिकार नहीं रखते। उनका जो मैंडेट ये था कि वो जल्द से जल्द इलेक्शंस कराएं और उसके लिए वहां पर कानून और शासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करें और एक अनुकूल वातावरण बनाएं ताकि सभी पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके। लेकिन ये सब करने के बजाय और जाहिर है कि सबसे पहला तो उन्हें कट्टरपंथियों के ऊपर कार्रवाई करनी थी, लेकिन वो उसमें काफी उनको जाहिर है कि उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े रहे हैं पहले से। हिंदू कम्युनिटी जिस तरह से टारगेट हुई और अनेक तरीके के हिंसक की स्थितियां वहां देखी जाती हैं, और यदि वो किसी को के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो वो शेख हसीना के समर्थकों पर कार्रवाई करते हैं, किसी को रिलैक्सेशन देते हैं तो वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश को और इस्लामिक छात्र शिविर को और अल कायदा से जुड़े आतंकियों को राहत देने का काम करते हैं, उन्हें जेलों से छोड़ देते हैं। तो उनके जो इंटेंशंस पे तो सवाल डे वन से खड़े हो रहे हैं, और ये जब तक एक क्लियर तरीके का प्लान नहीं बताते और एक सभी को आश्वस्त नहीं करते कि वो किस तरीके से इलेक्शंस कराएंगे, तब तक अनेक तरीके के ऐसे ही प्रश्न खड़े होते रहेंगे और उनके इंटेंशंस के ऊपर तो निस्संदेह अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि कर्नल त्यागी इस वक्त जो हालात हैं बांग्लादेश में वो कम से कम मोहम्मद यूनुस के फेवरेबल तो नहीं हैं। पब्लिक के बीच भी एक अलग तरीके का मैसेज है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही हैं मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, नाराजगी भी है हर तबके में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, एक सिर्फ जमातियों को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या जो मौजूदा गतिरोध है इसको समझ रहे हैं और उनको पता है कि अगर मैंने अभी हाल फिलहाल में 2, 4, 5 महीने में चुनाव करा दिए तो इसके नतीजे जो मैं चाहता हूं वो नहीं आएंगे, इसलिए जितना हो सके इसको आगे बढ़ाते जाओ, फिर देखेंगे आगे क्या होता है? सर, इसको कहते हैं कैच 22 सिचुएशन, यानी कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि दिसंबर तक तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शंस के प्रोसेस में सुधार नहीं हुआ, और जब अप्रैल आए तो अब इसलिए नहीं कर सकते कि गर्मी बहुत है, रमजान का महीना खत्म हुआ है और अब बच्चों के एग्जाम भी हैं और तब तक कुछ और नई प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद कोई और सिचुएशन आए तब कह दें कि आज भी अभी सुधार पूरे नहीं हुए हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड कैच 22 सिचुएशन। ये सिचुएशन पैदा कर देना कि अपने आप लोग कहें कि हाँ साहब अब ये चुनाव कैसे होंगे। इनकी इंटेंशन 100% अंधा आदमी, बगैर पढ़ा लिखा आदमी और एक किसान खेत में चलाने वाला हल वो भी समझ लेगा कि इनकी इंटेंशन क्लियर नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनको जो मैंडेट मिला था वो टेररिस्ट को कंट्रोल करने का भी मिला था। इनकी खुद की जो कैबिनेट है उसमें जमाते इस्लामी के
जमाते मुजाहिदीन के, अंसार उल बंगला के, मैं समझता हूँ कि करीब 15 मेंबर्स उसमें ऐसे हैं। इन्होंने फौज के अंदर एक दरार डालने की कोशिश की, लेफ्टिनेंट जनरल रहमान को पाकिस्तान भेजा, और जो कट्टरवादियों से सपोर्टेड है वो वहां से आईएसआई के चीफ को बुला के सिलीगुड़ी कॉरिडोर ले गया। इन्होंने कोशिश की कि चाइना को तीस्ता नदी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आता है। इन्होंने कोशिश की कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास जो एयरफील्ड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने का, उसको चाइना को कहा जाए कि अप्रूव करे। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान से, चाइना से, अब ये इंग्लैंड जा रहे हैं, दूसरे देशों से इस तरह के कॉन्टेक्ट बनाने शुरू करे, एज इफ ही इज द हेड, एज इफ ही इज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जबकि इनको तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, क्या कार्यवाहक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पॉलिसी डिसीजंस लेने का अधिकार होता है, इनको भी नहीं है। तो और फिर एक बात और, इन्होंने जो फौज को गड़बड़ करने की कोशिश की है। मुझे तो सर कभी कभी ऐसा लगता है कि दिसंबर से पहले ही इनका तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि इन्होंने फौज में जो जनरल वकार है, जनरल वकार ने कहा कि भाई तुमको क्या जरूरत है कि तुम म्यांमार में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाओ किसी के प्रेशर में आके, और फिर उस कॉरिडोर के चक्कर में आप वहां की अराकान आर्मी को सपोर्ट करो, और फिर वो अराकान आर्मी यहाँ ये कह के कि बुद्ध लोग जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो यहाँ पे गड़बड़ फैलाए। यानी कि मेरे देश में म्यांमार की अराकान आर्मी आए, ये बांग्लादेश की आर्मी कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? और फिर बांग्लादेश की आर्मी में के चीफ ने, जनरल वकार ने ये भी कहा कि तुमको कोई पॉलिसी डिसीजन लेने का हक नहीं है। तो अब देयर इज ए टग ऑफ वार बिटवीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड यूनूस, और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फेवर में आती जा रही है बीएनपी, यानी कि ये पार्टी भी, और अवामी लीग का सॉफ्ट कॉर्नर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए पहले से ही है, क्योंकि उनका उनसे शायद कुछ रिलेशन भी है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस और एक आध महीने के बाद मुझे लगता है कि इधर ये यूनुस साहब इस बात को एग्री करेंगे कि हाँ साहब दिसंबर तक चुनाव कराते हैं, अन्यथा हो सकता है कि इनका तख्ता पलट भी हो जाए। वहां पे तो दस्तूर रहा है बांग्लादेश में, कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बार वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ पे भी ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के लोग दिसंबर के बाद चुनाव के लिए तैयार होंगे। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, मेरा एक सवाल ये है कि हमने जो भारत की चुनाव व्यवस्था देखी है उसमें चुनाव आयोग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग मुझे लग रहा है बांग्लादेश में कहीं पीछे छूट गया है, और सारा का सारा जो डिसीजन है, जो फेस है, वो मोहम्मद यूनुस से दिख रहे हैं। ये वहाँ के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला है या क्या है? सिस्टम ही ऐसा है? देखिए रोहित जी, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं उसको कमजोर करने का भी काम कर रहे हैं। उनको ये चाहिए था कि वो बांग्लादेश में जो लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा आया है, जो कट्टरपंथियों ने वो साजिश रची, एक छात्र आंदोलन की आड़ में पूरे बांग्लादेश के अंदर जो अराजकता फैलाई, उसके ऊपर वो कठोर से कठोर कार्रवाई करते और वहां पर वो एक अनुकूल वातावरण जल्द से जल्द बनाते ताकि फिर से एक इलेक्शंस कराए जा सके और वहां पर डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जा सके। लेकिन उन्होंने जाहिर है कि अपने व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं हैं, सत्ता लोलुपता है और जाहिर है कट्टरपंथियों को शह देने का जो कार्य उन्होंने किया, ये भी बहुत स्पष्ट है कि वो जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार करते नजर आए, तो ऐसे में उनके ऊपर तो सवालिया निशान जैसे हमने डिस्कस किया डे वन से ही खड़े हैं। लेकिन इलेक्शंस को लेकर के भी उनका ये कहना था कि इलेक्शंस जो कि में रिफॉर्म्स करेंगे और रिफॉर्म जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक इलेक्शंस नहीं कराएंगे। तो ये तो किसी भी शासन व्यवस्था के को अपने हाथों में ले लेने की बात हुई, ये तो संवैधानिक बात नहीं हुई और ये तो संविधान के भावनाओं का जो के साथ खिलवाड़ करने का और संविधान के प्रावधानों से खिलवाड़ करने का कार्य हुआ। इलेक्शंस कराना इलेक्शंस बाय इलेक्शन कमीशन का काम है और उसमें जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का जो इंटरवेंशन वो करते जा रहे हैं,
कि जब तक वो सारी चीजों को कर नहीं लेंगे, रिफॉर्म कर नहीं लेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो कोई अंतरिम सरकार के मुखिया ना होकर के कोई तानाशाह हो और तानाशाही जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं उसको लेकर के सभी के अंदर एक असंतोष है। अब तो बीएनपी भी, आप देखिए जिस तरीके से बीएनपी के बयान आ रहे हैं, अवामी लीग तो पहले से ही उनकी बहुत ही कठोर तरीके से उनकी आलोचना करती रही है। शेख हसीना का जो बयान आप देखते ही किस तरीके के कमेंट्स शेख हसीना भारत में अपने संबोधनों के माध्यम से जो ऑनलाइन वो मैसेज देती हैं अपने समर्थकों को, उसमें करती है। तो ये मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, इसकी जो पूरी उसका चरित्र संदिग्ध है। और संदिग्ध क्या, तो मैं कहूंगा कि रोहित जी की ये तो एक्सपोज हो चुकी है, कट्टरपंथियों को शह देने का ही कार्य करती रही है। तो ऐसे में अब इस सरकार के ऊपर जो दबाव अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसा कि त्यागी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बांग्लादेश की सबसे अच्छी बात यह है कि वहां के जो सेना के जो प्रमुख हैं वर्तमान समय में, जनरल वकारुज्जमान, वो एक बेहद विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे मिलिट्री लीडर हैं। और ये जो अंतरिम सरकार बनी, उसको बनाने में भी जनरल जमान का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि जनरल जमान चाहते तो वहां पे टेक ओवर कर सकते थे। जो अगस्त में घटनाएं हुई उसके बाद वो चाहते तो बांग्लादेश में टेक ओवर्स का एक इतिहास रहा है। तो यदि वो चाहते तो वो टेक ओवर कर सकते थे और सैनिक शासन स्थापित कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो लोकतंत्र है वो बचा रहे, बांग्लादेश पाकिस्तान ना बन जाए। पाकिस्तान में जिस तरीके से जमहूरियत की जो की जड़ें बिल्कुल वहां की सेना कमजोर करके रखती है और वहां पर परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सेना ही शासन करती है। जनरल जमान एक मिलिट्री लीडर के तौर पर, एक विजनरी लीडर मैं कहूंगा, उसके तौर पर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उन्होंने वो बांग्लादेश के लोकतंत्र को बहाल करें। तो मेरा मानना है कि बांग्लादेश की सेना सारी स्थितियों को वॉच कर रही है। यदि मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यों को ठीक तरीके से नहीं किया तो मेरा भी ये मानना है कि उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है और एक कोई अंतरिम जो अरेंजमेंट, कोई डिफरेंट अंतरिम अरेंजमेंट करते हुए वहां पर इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। उसमें सेना जो है अपना इंटरवीन कर सकती है। अभी हाल के समय में आपने देखा था कि बांग्लादेश की सड़कों पर सेना गश्त कर रही थी और सेना का जो एक प्रेशर है वो मोहम्मद यूनुस के ऊपर निसंदेह है। और जैसा कि मैंने कहा, जनरल जमान जब तक वहां सेना के प्रमुख हैं तब तक वो लोकतंत्र की स्थितियों को बिगड़ने नहीं देंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि सेना की जो भूमिका वर्तमान समय में बांग्लादेश में है वो बहुत ही सकारात्मक है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन कर्नल त्यागी, क्या यही चीज फिर टकराव की वजह बनेगी? क्योंकि सुधार के नाम पर मोहम्मद यूनुस परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे, मनमर्जी करने की कोशिश करेंगे और सेना अल्टीमेटम दे चुकी है। तो क्या ये पॉइंट फिर आकर टकराव वाला पॉइंट बन जाएगा दोनों के बीच? टकराव वाला पॉइंट तो बन चुका है सर, टकराव वाला पॉइंट तो बन चुका है। इससे पहले जनरल वकार ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर जो तोड़ फोड़ का है, जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो रुक नहीं रही है। इसको तुरंत कंट्रोल किया जाए, अन्यथा सिचुएशन हमें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि हिंदुओं को पुलिस में भर्ती नहीं किया जाएगा, जो ऑलरेडी हैं उन्हें निकाला जाएगा। इस किस्म की चीजों के अंदर बदलाव हो। तो ये तो तब की बात है, यानी कि आज से कुछ समय पहले की। आज वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले चुनाव कराओ। उन्होंने क्लियर कट कहा है, और उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि आप म्यांमार में कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि अराकान आर्मी को म्यांमार से दूर रखा जाएगा। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये घुमा फिरा के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में की गई है। वैसे भी आर्मी वाले सीधी बात करते हैं, लिहाजा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो बन ही चुका है। अब इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कि किस पॉइंट पे आके ये इग्नाइट होता है। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ संजीव जी, कि वो इतने रीजनेबल और मैच्योर्ड ऑफिसर हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कि मुमकिन है वो कोई दूसरा सिविलियन पॉलिटिकल अरेंजमेंट करे बजाय तख्ता पलट के, पर हो तख्ता पलट भी सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल त्यागी और संजीव श्रीवास्तव जी साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।